पाठ जन संचार। सीबीएसई बोर्ड में क्लास 11th और 12th दोनों के लिए यह पाठ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला मैंने इसमें प्रश्न लिखा है, संचार और जन संचार में अंतर। ये एक ऐसा प्रश्न है जो देखने में बहुत साधारण लग रहा है, लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। संचार वह होता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ करता है, दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ करता है बिना किसी तकनीक और बिना किसी यांत्रिक माध्यम के। जबकि यही संचार जब तकनीक और यांत्रिक माध्यम जैसे टेलीफोन, मोबाइल, माइक, टीवी, इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से होता है तो वो जन संचार हो जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें जो लिखा है, जो आपको याद रखना चाहिए कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। चर धातु जिसका अर्थ होता है चलना फिरना। तो हमारी बात, हमारी भावनाएं, हमारे विचार एक दूसरे तक पहुंचते हैं, इसी को हम संचार बोलते हैं। तीसरा, संचार बिना यांत्रिक माध्यम के और जन संचार यांत्रिक माध्यम से होता है। यह बात हमने अभी अभी स्पष्ट की है। चौथा, इसमें जो बिंदु लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर, ग्रीन बोर्ड पर, जन संचार के तत्व। तो पहला है स्रोत या संचारक। इस तत्व से यह तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसके मन में संदेश देने की, संचार करने की इच्छा जागृत हुई। यदि अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, आजकल जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो अध्यापक स्रोत और संचारक हुआ। यदि मेरे मन में आया कि मैं अपने मित्र को एक मैसेज भेजूं मोबाइल से, तो मैं स्रोत या संचारक हूं। दूसरा बिंदु है माध्यम। माध्यम का मतलब है कि हम किस माध्यम से भेज रहे हैं। हम मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, टेलीविजन का, रेडियो का इत्यादि। प्राप्तकर्ता तीसरा तत्व है। जिस व्यक्ति को वह संदेश प्राप्त होगा वह होता है प्राप्तकर्ता। जैसे जब शिक्षक पढ़ाता है तो बच्चे प्राप्त करता है, और मित्र को मैंने संदेश दिया तो मेरा जो मित्र है वो प्राप्त करता है। फिर है एनकोडिंग। इसे, जो हमारा संदेश है, इसी किसी प्रकार के ऐसे कोड में बदल लेना कि हमारा प्राप्तकर्ता उसे जान ले। इसके लिए पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसे कोड में बदल देते हैं, इसे एनकोडिंग बोलते हैं। और जब प्राप्तकर्ता को वो संदेश मिल जाता है तो वो उस संदेश को खोलता है उसी कोड के आधार पर, इसे डिकोडिंग कहते हैं। फीडबैक अगला तत्व है। जब उसको वह संदेश मिल जाएगा तो उसके अनुरूप वह जो प्रतिक्रिया करेगा वही है फीडबैक। और कभी कभी कुछ तकनीकी कारण होते हैं जिसकी वजह से संदेश नहीं पहुंच पाता है, उसे हम संचार की प्रक्रिया में कहते हैं शोर। इसमें प्रश्न 5 है, संचार के प्रकार। इन पर चर्चा करते हैं। आइए चर्चा करते हैं संचार के प्रकारों पर। इसका पहला प्रकार है सांकेतिक प्रचार, सांकेतिक प्रकार। सांकेतिक संचार से मतलब है कि हम इशारे से जो भी बात कहते हैं वह सांकेतिक संचार। अगर आपको किसी को चुप करना है, आपने होठों पे उंगली रख दी और अगला व्यक्ति चुप हो गया, यह है सांकेतिक संचार। दूसरा है मौखिक संचार। कहकर, मुंह से कहकर जो बात समझाई जाती है वह होती है मौखिक संचार। तीसरा है अमौखिक। अमौखिक का मतलब है बिना मुंह से बोले, किसी चित्र के माध्यम से या किसी भी प्रकार से लिखित रूप से जो भी संचार किया जाता है वह होता है अमौखिक संचार। उसके बाद है चौथा, अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक का मतलब होता है अपने आप से किया गया संचार। हम खाली समय में भी कुछ न कुछ सोचते अवश्य रहते हैं, प्रार्थनाएं करते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं। यह सारा संचार कहलाता है अंतःवैयक्तिक संचार। ये वो संचार होता है जो अपने आप से किया जाता है। पांचवा है अंतरवैयक्तिक संचार। अंतरवैयक्तिक संचार दो लोगों के बीच में होता है। जब हम किसी मित्र से बात कर रहे होते हैं तो ये होता है अंतरवैयक्तिक संचार। और अब एक है समूह संचार। जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, जब एक पूरे समूह से संचार किया जाता है तब वह समूह संचार होता है। जैसे अध्यापक का कक्षा में पढ़ाना, ये एक समूह संचार है। और एक है जन संचार। जब किसी यांत्रिक माध्यम से हम अपनी बात एक साथ असंख्य लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो होता है जनसंचार। जैसे आप मोदी जी से सुनते हैं मन की बात,
यह है जनसंचार। तो बच्चों, ये थे संचार के प्रकार। जनसंचार एक बड़ा पाठ है। आज हमने लिया है संचार के कार्य। संचार के जो कार्य हैं ये श्याम पट पर लिखे हैं। पहला, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना और विचार विमर्श के मंच के रूप में। ये सभी है जनसंचार के कार्य। आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। जनसंचार के कार्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला कार्य मैंने लिखा है सूचना देना। आप देखते हैं, आप लोग मोबाइल का बहुत यूज करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको मोबाइल से भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाएं मिलती रहती हैं। आजकल जो कोरोना फैला हुआ है, इसके संदर्भ में, इसके उदाहरण से हम जनसंचार के कार्यों को बहुत आराम से समझ सकते हैं। इससे संबंधित सभी सूचनाएं कि कोरोना की देश में क्या स्थिति है, हमें मोबाइल के माध्यम से मिलती है। इसका दूसरा बिंदु है शिक्षित करना, अर्थात जनसंचार का एक कार्य है लोगों को शिक्षित करना। अब आप इसी कोरोना को ले लीजिए। कोरोना के समय में इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यदि हो जाए तो क्या करना चाहिए, इस प्रकार की सारी शिक्षाएं हमें जनसंचार से ही प्राप्त होती हैं। आजकल आपकी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, तो एक कार्य और हो रहा है इससे कि आपकी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था ऑनलाइन हो गई है। तीसरा बिंदु है मनोरंजन करना। ये हम सभी जानते हैं कि फिल्में हैं और ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो इंटरनेट हो, आप कहीं भी फिल्में देखें, सीरियल देखें, तो ये मनोरंजन का कार्य कौन करता है, ये जनसंचार का ही कार्य है। अगला है इसमें एजेंडा तय करना। एजेंडा तय करना क्या होता है कि जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा इस प्रकार तय करते हैं कि कोई मुद्दा हो जाए या कोई घटना हो जाए, तो जनसंचार माध्यम उस मुद्दे को उठा देते हैं। जैसे कि तमाम मुद्दे चलते रहते हैं, निर्भया कांड हुआ, हत्यारों को फांसी नहीं हो रही है, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह की चीजों को उठाते हैं, कवरेज देते हैं, लोग इन पर खूब चर्चा करते हैं और फिर क्या होता है, धीरे धीरे उस पर न्याय मिल ही जाता है। अगला है निगरानी करना। तो लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक कार्य है सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी करना। अगर सरकार कोई गलत कदम उठा रही है या कोई संस्था कोई गलत काम कर रही है, तो उन लोगों की अनियमितताओं को सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यम की ही है। और अगला है विचार विमर्श के मंच। जनसंचार माध्यम जो हैं, ये विचार विमर्श के भी मंच हैं। इन पर हम लोग खूब खुलकर चर्चा करते हैं। कोई भी बिंदु सामने आ जाता है और उस बिंदु पर सब लोग अपने अपने विचार रखते हैं। अखबारों में एक पृष्ठ होता है, संपादकीय पृष्ठ। उसी पृष्ठ पर अनेक लेखक अपना स्तंभ होते हैं, उन स्तंभों में अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी संपादकीय पृष्ठ पर एक संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ होता है, जिसमें आम लोग भी अपनी राय व्यक्त करते हैं, जैसे हम और आप भी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच भी हैं। जनसंचार पाठ के अंतर्गत रेडियो पर जो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तर इस प्रकार। भारत में 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और एफएम की शुरुआत सन 1993 में हुई। ये प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे, यहाँ ये उनके उत्तर हैं। अब चर्चा करते हैं भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। देवर्षि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है, जो वीणा की मधुर झंकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु थे। आपने सुना होगा कि नारद जी यहाँ की खबरें वहां पहुंचाया करते थे। जनसंचार माध्यमों के वर्तमान प्रचलित रूपों में से प्रमुख हैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट। अब हम इनमें से प्रत्येक के बारे में अलग अलग जानने का प्रयास करेंगे। जनसंचार का महत्वपूर्ण साधन है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं पत्रकारिता के बल पर चलते हैं। इस पत्रकारिता के 3 पहलू हैं। पहला है समाचारों को संकलित करना, अर्थात यहाँ वहां होने वाली घटनाओं की जानकारी एकत्रित करना। दूसरा, उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना।
संपादित का मतलब होता है उसमें से त्रुटियां दूर करना और यह सुनिश्चित करना कि क्या छापा जाए क्या छोड़ा जाए। तीसरा, पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। एक महत्वपूर्ण तथ्य, अखबारी पत्रकारिता की भारत में शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई, जो कलकत्ता, जिसे आप कहते हैं कोलकाता से निकला था। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड भी कलकत्ता से ही सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। दूसरा, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भी भूमिका निभाई। तीसरा, गांधी जी को हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं। पत्रकार ये इस प्रकार थे क्योंकि इन्होंने अपने संदेशों को छापकर जनजागरण किया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, स्वतंत्रता से पूर्व के महत्वपूर्ण अखबारों और पत्रिकाओं में केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत आदि प्रमुख हैं। आजादी के बाद के प्रमुख हिंदी अखबारों में नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक का नाम लिया जा सकता है।